श्री मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अप्रवासन और विदेशियों से संबंधित जो ये विधेयक है उस पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मैं कई बार अपने आप से ये सवाल पूछता हूं कि हमने स्वतंत्रता की लड़ाई क्यों लड़ी? क्या सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ी थी? वो लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी क्योंकि हम एक ऐसे समाज का, एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहते थे जो कुछ मूल्यों के ऊपर, कुछ असूलों के ऊपर आधारित हो। हमने भारत के संविधान की संरचना क्यों की? भारत के संविधान की संरचना इसलिए की कि उसमें अपने नागरिकों को और बाकी लोगों को कुछ ऐसे मौलिक अधिकार दिए जाएं जो एक डिग्निटी से अपनी जिंदगी जीने के लिए अति आवश्यक है। और इसीलिए अगर आप संविधान को अपने संज्ञान में लें तो संविधान की जो धारा 14 है, धारा 19 है, धारा 21 है, इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स। और जब भी कोई विधेयक इस सदन में आता है तो सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो विधेयक उसके अनुरूप है कि नहीं, क्योंकि यह जिम्मेवारी सिर्फ न्यायपालिका की नहीं बनती, यह जिम्मेवारी सरकार की बनती है, क्योंकि संविधान की जो संरचना है वो हमारे ही पूर्वजों ने संविधान सदन में की थी। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि विदेशियों के आगमन को नियंत्रित करना, घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ कानून में जो नागरिक अधिकार हैं और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और उससे जुड़ी हुई दंडपालिका है, उसमें एक नियंत्रण और एक संयम बहुत जरूरी है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के एक बहुत ही वरिष्ठ जूरिस्ट एचएम सिरवाई ने एक बार कहा था कि अगर संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को निकाल दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा? और उन्होंने जवाब दिया कि उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पर अगर उन्होंने पूछा कि अगर मौलिक अधिकारों को संविधान से निकाल दिया जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा, और उन्होंने जवाब दिया कि उससे जो संविधान की अंतरात्मा है वो संविधान की अंतरात्मा मर जाएगी। इट विल एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो विधेयक है अध्यक्ष महोदय, अगर इसको आप अपने संज्ञान में ले, जो क्लॉज 3 है उसका जो पहला प्रोवाइजो है, और मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड in this subsection, no foreigner shall be allowed to enter into or stay in India if he is found inadmissible to do so on account of threat to national security, sovereignty and integrity of India, relations with foreign state or public health or other such grounds as the central government may specify in this behalf। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, जहां तक भारत की प्रभुसत्ता का सवाल है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर ये जो एक ऑमनिबस पावर सरकार को दी जा रही है और जिस तरह का लचीलापन इस विधेयक में शामिल किया जा रहा है, इससे इस विधेयक के या इस कानून के दुरुपयोग होने की
जो पॉसिबिलिटी है, जो क्षमता है, वो एक बहुत ही बड़े तरीके से इससे निकल के आती है। मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सरकार के जो राजनीतिक ख्यालात हैं, जो उनकी विचारधारा है, और जब मैं सरकार की बात करता हूं, मैं एक सरकार की बात नहीं करता, क्योंकि जब कानून बनते हैं भारत में वो 100-100 वर्ष के लिए बनते हैं। अगर सरकार की जो राजनीतिक विचारधारा है या सरकार का जो आइडियोलॉजिकल डिस्पोजिशन है, अगर उससे वो इत्तेफाक नहीं रखता, तो क्या इस कानून का दुरुपयोग नहीं हो सकता उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए? और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अतीत में ये होता रहा है, और मैं इसको किसी तूतू में नहीं बदलना चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब किसान आंदोलन हुआ तो 1-2 वाक्य ऐसे हुए जहां पर लोगों को भारत में आने से रोका गया, और उसके बाद उन्हीं लोगों को बुलाकर प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मान दिया गया। ये बड़ा ही एक विरोधाभास है। अब आप जो उसका सेकंड प्रोवाइजो है, आप उसको पढ़िए। उस सेकंड प्रोवाइजो ये कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द डिसीजन ऑफ द इमिग्रेशन ऑफिसर इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। अध्यक्ष जी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, जो अप्रवासन अधिकारी ने तय कर दिया वो ही सर्वमान्य है। मेरा काटा नहीं हो जाएगा अध्यक्ष जी। मैं एक बड़े संवेदनशील मुद्दे पे बात कर रहा हूं। मैं आगे बताऊंगा कि मैंने इस मामलों में किस बहस की है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कानून में सेफगार्ड्स बिल्ड करने की जरूरत है। अब आप अगर बाकी मुल्कों को संज्ञान में लीजिए तो अमेरिका है, अमेरिका में इमिग्रेशन जजेस है। कनाडा है, कनाडा में इमिग्रेशन और रिफ्यूजी बोर्ड है। एक अपील का जरिया दिया गया है। यहां पर इस कानून में अपील का कोई जरिया नहीं है। सिर्फ 226 में आप या तो उच्च न्यायालय जा सकते हैं, या आपके अधिकारों का हनन हुआ तो 32 में आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। तो मेरा गृह मंत्री जी से यह अनुरोध है कि इस कानून में इमिग्रेशन जजेस का जो सेफगार्ड है उसको क्रियान्वित करने की जरूरत है। नहीं तो ये जो प्रावधान है, ये धारा 14 जो संविधान की है उसके बिल्कुल उसके अनुकूल नहीं है। धारा 14 क्या कहती है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। अध्यक्ष जी, एनी पर्सन नागरिक की बात नहीं करता, हर व्यक्ति की बात करता है। शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें विदेशी भी शामिल होते हैं। तो इसलिए मेरा यह आग्रह है कि ऐसा प्रावधान इस कानून में करने की जरूरत है जिससे कि एक अपील प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। अब आप इसी कानून की क्लॉज 3 धारा 4 पे आते हैं। क्लॉज 3 सब क्लॉज 4 की जो अप्रवासन अधिकारी है उसको ये अख्तियार है कि वो डैमेज्ड पासपोर्ट को सीज कर ले। अब कहीं पर इस चीज का विवरण नहीं है कि डैमेज्ड पासपोर्ट क्या है। सरकार की तरफ से यह दलील आएगी कि जब इस कानून के रूल्स बनेंगे उसमें हम सुनिश्चित कर देंगे कि डैमेज पासपोर्ट की क्या डेफिनेशन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप इतने व्यापक अख्तियार किसी अधिकारी को दे रहे हैं तो आप इन चीजों को बिल में डिफाइन क्यों नहीं करते? जो डेफिनेशन क्लॉजेस हैं उसमें आप डिफाइन क्यों नहीं करते कि डैमेज्ड पासपोर्ट का क्या मतलब है? Because this gives a whole lot of arbitrariness and a tremendous amount of latitude to any immigration officer to harass anybody
say that your passport is damaged and seize it, and there is no appeal against it. तो इसलिए ये डैमेज पासपोर्ट की व्याख्या क्या है, इसको डिफाइन करने की जरूरत है। अब आप क्लॉज 14 पे आ जाइए। क्लॉज 14 के तहत सरकार को ये अख्तियार दिए जा रहे हैं कि किसी भी विदेशी को किसी भी जगह से जाने से वो रोक सके। मतलब किसी भी, अगर कोई रेस्टोरेंट या होटल है, उस रेस्टोरेंट या होटल के मालिक को ये आदेश दे सकती है कि आप विदेशियों को अपने होटल और रेस्टोरेंट में घुसने नहीं देंगे। या उससे भी जो अति चिंता वाली बात है कि आप एक क्लास ऑफ फॉरेनर्स को नहीं घुसने देंगे, कि एक ऐसा वर्ग है विदेशियों का जिनको आप वहां पे घुसने नहीं देंगे। तो ये जो प्रावधान है, ये आर्टिकल 19(1)(g) जो भारत के संविधान का है, जो मुझे ये अख्तियार देता है दैट आई कैन कैरी ऑन, कहीं पे भी भारत में मैं अपना व्यवसाय कर सकता हूं, ये उसके विरुद्ध है और धारा 14 के भी विरुद्ध है। इससे आगे आप आ जाइए। अब धारा जो 16 है संविधान की, ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लगा दिया जाए कि वो विदेशी है, तो सरकार को साबित नहीं करना कि वो विदेशी है, आरोप लगाने वाले को साबित नहीं करना वो विदेशी है, उसको साबित करना पड़ेगा कि वो विदेशी नहीं है। तो फौजदारी कानून में जो जूरिस्प्रूडेंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल है दैट यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये बिल्कुल पूरी तरह से उसको अपने सर के ऊपर खड़ा करता है। और खासकर जो गरीब लोग हैं, जिनके पास शायद पूरे कागजात नहीं होते, उन लोगों को अगर ये प्रमाणित करना पड़े क्योंकि कोई व्यक्ति आरोप लगा दे कि वो भारत के नागरिक नहीं है, तो एक जो उनका बर्डन ऑफ प्रूफ है वो बहुत बढ़ जाता है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम कोई इमिग्रेशन नियंत्रण के खिलाफ नहीं है, हम घुसपैठियों को रोकने के खिलाफ नहीं है, पर संतुलन, विधेयक में जो एक संतुलन होना चाहिए, वो संतुलन इस विधेयक में नहीं दिख रहा। अब आप क्लॉज 21 को ले लीजिए। क्लॉज 21 ये कहता है कि अगर आप एक विदेशी हैं या कथाकथित विदेशी हैं तो आपको 2 से 7 साल तक की सजा होगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर अगर आप इस धारा 21 को धारा 16 के साथ पढ़िए तो ये अति संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि आप किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं, उसको कहेंगे कि इसको प्रमाणित कीजिए। अगर कोई व्यक्ति उस चीज को प्रमाणित नहीं कर सकता और वो भारत का नागरिक है, तो ये तो बहुत बड़ा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा। तो इसलिए इसमें सेफगार्ड्स बिल्ड करने की जरूरत है। अब आप क्लॉज 26 पे आ जाइए। अब ये कह रहे हैं कि अगर किसी के ऊपर शक है तो एक हेड कांस्टेबल भी जाकर शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर सकता है। और फिर जो सीआरपीसी, जिसको गृह मंत्री जी ने संशोधित किया था, उसकी जो धारा है वो क्रियान्वित होगी। अब मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं, क्या ये अख्तियार एक हेड कांस्टेबल को दिए जाने चाहिए? ये अख्तियार एटलीस्ट एक इंस्पेक्टर लेवल के अफसर को दिए जाने चाहिए, जिससे इसका जो क्रियान्वयन है वो एक जिम्मेवारी से हो। अब आप क्लॉज 29 पे आ जाइए कि अगर आपने कोई वीजा कंडीशन की वायलेशन कर दी तो आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, ये उच्चतम न्यायालय के जो कानून है उसके विरुद्ध है। हसन अली रेहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस है, उसमें मैं खुद ही पेश हुआ था। उसमें सर्बनंदा सोनोवाल का जो केस है, उससे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस उठाकर कि किस तरह से किसी व्यक्ति को डिपोर्ट किया जाना चाहिए, उसका क्या ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, उसका विवरण दिया है।
और ये जो धारा है ये इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसकी धारा 13 के विरुद्ध है। जो आपके प्रिंसिपल ऑफ रिफाउलमेंट है, नॉन रिफाउलमेंट, उसके विरुद्ध है। और आखिर में यह कहना चाहूंगा कि ये जो क्लॉज 33 है इसका भी सिलेक्टिव एप्लीकेशन है कि आप ये कहते हैं कि ये कानून कुछ विदेशियों पर तो लागू होगा, पर अगर सरकार चाहेगी तो कुछ विदेशियों पर लागू नहीं होगा। ये किस तरह की एक आर्बिट्री अनब्राइडल्ड पावर सरकार अपने आप को दे रही है कि एक कानून है, अगर वो कानून बनाया गया है, ये संसद पारित करेगी तो सबके ऊपर लागू होना चाहिए। ये ऐसे कौन से एक्सेप्शंस और कार्व आउट्स हैं कि एक किस्म के विदेशियों पे लागू होगा और अगर सरकार नहीं चाहेगी तो दूसरे किस्म के विदेशियों पे लागू नहीं होगा। गौरव गोगोई जी मेरे को उंगली दिखा रहे थे कि 2 मिनट मेरे रह गए हैं, नहीं तो मैं इस विधेयक में इस तरह के और काफी जो खामियां हैं उसको सदन के समक्ष रख सकता हूं। मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है, और जैसे मैंने पहले कहा, ना कोई विदेशियों को नियंत्रित करने के खिलाफ है, ना अप्रवस्थान या घुसपैठियों को रोका जाए उसके खिलाफ है, पर संतुलन जरूरी है। तो इसलिए इस कानून को एक संयुक्त संसदीय समिति में भेज देना चाहिए, जिससे कि इसका क्लॉज बाय क्लॉज ठीक तरह से निरीक्षण हो जाए और जब ये सदन में वापस आए एक ऐसा सुदृढ़ कानून जो इस संतुलन को बनाए, वो कानून ये सदन पारित करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।